अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जॉइंट सेशन। मैं हूं सैयदा आयशा नाज और आज शो में मेरे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा, सीनियर दिफाई तजज़ियाकार, अबूज़र सलमान न्याज़ी लीगल एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा अदनान आदिल साहब और आना मुबशर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सहाफ़ी बरादरी का बड़ा नाम। हमें अनीक नाजी साहब लालत के बायस आज ज्वाइन नहीं कर सकेंगे और एक बार फिर हम देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तकरीबन नेक टू नेक का मामला आ चुका है, क्योंकि कागजात नामजदगी जमा करवाने की तारीख तकरीबन सर पर आन पहुंची है। अगरचे कुछ सियासी जमातें ये चाह रही हैं कि ये डेट एक्सटेंड कर दी जाए, उनमें अब नून लीग भी शामिल हो चुकी है। देखना ही है कि इलेक्शन कमीशन इस बारे में क्या फ़ैसला करता है। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट, जिससे दिल खुश फहम को बहुत सी उम्मीदें थी, पेशावर हाई कोर्ट ने बॉल जो है वो इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में डाल दी है कि वो इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान केसेस के ख़िलाफ़ जो PTI की दरख्वास्तें हैं उन पर 22 दिसंबर से पहले फ़ैसला कर दे। अब ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शंस क्या हैं, BNC प्लान क्या है, ये सवालात अहमियत इख्तियार कर चुके हैं। तो चाहेंगे कि आज की समाअत के हवाले से पहले डिटेल्ड एनालिसिस अबूज़र, आज बैरिस्टर गौहर ने अदालत के रूबरू भी अपनी मजबूरियाँ गिनवाई और उनका ये कहना था कि अगर कल तक हमें निशान ना मिला तो हमारे उम्मीदवार आज़ाद तसव्वुर होंगे। अगर आज पेशावर हाई कोर्ट ने मामला इलेक्शन कमीशन को रेफर कर दिया था तो अभी तक उस पर आपके ख्याल में फैसला आ नहीं जाना चाहिए था? जी बिल्कुल। देखें, ये बड़ा क्रिटिकल इशू है। इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को मेरे ख्याल से एक्सपीडिशनसली फैसला करना चाहिए, क्योंकि एक पाकिस्तान की जो लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, दुनिया की छठे नंबर पे सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उनका फेट है, इलेक्शन उनका राइट है, उसको बिल्कुल डिसाइड कर लेना चाहिए था। मुझे नहीं समझ आ रही इलेक्शन कमीशन के बिहाफ पे क्यों डिले आ रहा है। सारी बात है, अगर ये बिल का इशू बन गया तो बहुत बड़ा एक इलेक्शन का क्राइसिस खड़ा हो जाएगा, जिसको मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन को इसको मेरे ख्याल से आज ही फैसला जारी कर देना चाहिए। हम्म। अच्छा, इलेक्शन कमीशन उसमें जो भी तफसीलात देगा अपने फैसले में, उनको चैलेंज करने की सूरत में क्या सिचुएशन डेवलप हो सकती है अबू सर? देखिए, फॉर इंस्टेंस दो तरह के ऑर्डर आ सकते हैं। एक तो आपके लिए पॉजिटिव ऑर्डर आ सकता है या आपके लिए नेगेटिव ऑर्डर आ सकता है। हम्म। अगर आपको कोई पॉजिटिव ऑर्डर आ जाए तो फिर तो दैट्स ओके, गुड टू गो हो जाएगा। लेकिन अगर कोई एडवर्स ऑर्डर आता है तो फिर ज़ाहिर-सी बात है, उसको चैलेंज करना पड़ेगा हाई कोर्ट में, क्योंकि इस इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर के खिलाफ आप हाई कोर्ट में रिट फाइल करते हैं। हम्म। फिर हाई कोर्ट से ही जो प्रोटेक्शन चाहिए होगी, जो ऐसी चीज़ें हैं जो थोड़ी जिनमें मसाइल हो जाएँ, तो फिर हाई कोर्ट उनको ठीक कर सकता है। वो पेशावर भी हो सकता है, लाहौर भी हो सकता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी हो सकता है। व्हाट डू यू सी कि पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा हुआ या नुकसान हुआ? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज क्यों नहीं किया, ये तो अदालत में पूछा गया बाकायदा। देखिए, ये तो आपकी स्वाबदीद होती है। इलेक्शन कमीशन कोई एक सिंगल बॉडी तो है नहीं, जहाँ जो सिर्फ इस्लामाबाद में काम करती है। एक फेडरल इंस्टीट्यूशन है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ लॉ यही है कि ऐसी बॉडी जो पूरे पाकिस्तान में फैली हो, उसके ऑर्डर्स को आप किसी भी हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो ये अप टू द कन्वीनियंस ऑफ द पिटिशनर होता है कि वो कहाँ पे चैलेंज करना चाहते हैं। तो इस वजह से उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया। अब देखें, जो फैसला आता है, अगर वो एडवर्स होता है तो उसको कहाँ चैलेंज किया जाता है, और उसमें फिर जो जिस चीज़ से वो एग्रीव्ड होंगे उसको रेक्टिफाई करने के लिए हाई कोर्ट जो है उसको बिल्कुल आर्टिकल 199 में ठीक कर सकती तो है। आप क्या समझते हैं, पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए से या सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली, जहां पहले ही पिटिशन जा चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? नहीं, देखिए, इस सुप्रीम कोर्ट में आप डायरेक्टली कर नहीं सकते। इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर को आप हाई कोर्ट में रिट में ही चैलेंज करते हैं। पेशावर एक हाई कोर्ट या रेमेडी इस्लामाबाद एक्सरसाइज हाई आप कोर्ट? क्योंकि ऑलरेडी जब आप पेशावर ले ये गए तो मामले आप को। हाँ। नहीं, उससे डिपेंड नहीं करता। पेशावर वाला जो इश्यू था वो रैप अप हो चुका है। अब फ्रेश इंस्टिगेशन होगी, फ्रेश फ्रेश लिटिगेशन होगी, वो पेशावर भी कर सकते हैं और इस्लामाबाद भी कर सकते हैं, लाहौर भी कर सकते हैं। ये तो जिस वकील ने करना होगा, जो उसको पिटिशन करेगा, ये उसकी वो जहाँ कंफर्टेबल होगा उस हाई कोर्ट में वो रिट हो सकती है। इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि इस हाई कोर्ट में जाना है और इसमें नहीं जाना। ये जो कंफर्टेबल जहाँ ज़्यादा होगा वो वहीं पे पिटिशन करेगा। ठीक है, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक मेरे इंसाफ पे ख्याल एक से एक लम्हा काफी भारी पड़ा और होगा। खासा हाँ। पेशावर ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो मेरे ख्याल से वो शायद पेशावर हाई कोर्ट जाएँगे, हम्म। लेकिन लाहौर भी जा सकते हैं, इस्लामाबाद भी जा सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर ओन पर्सनल चॉइस कि आप किस पे जाते हैं।
ठीक है, चले राणा साहब आप बता दें कि इलेक्शन कमीशन क्या, अगर ऐसा कोई फैसला आने में अभी ताखीर से काम लिया जा रहा है, महफूज है फैसला, तो सुनाने में तातुल क्यों आ रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन डेट एक्सटेंड करने जा रहा है कागजात नामजदगी की? देखिए, मैं कागजात नामजदगी की जो डेट की एक्सटेंशन की बात है, वो तो मैं आपको, मुझे थोड़ा सा, मेरे नेक्स्ट जब मेरी टर्न आएगी इसी शो में, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। मैंने अभी उसका, आपने जब सवाल किया था तो मैं उसका एक हतमी जवाब लेना चाहता हूँ, और मुझे जैसे ही मेरी सोर्स बताएगी मैं आपको जरूर उसमें शेयर करूंगा, और इंशाल्लाह आज ही करूंगा। लेकिन एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही, वो ये है कि जी देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है राजा सिकंदर सुल्तान, उनको बड़ी सीरियस लाइफ थ्रेट्स है, बहुत सीरियस। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये ऑब्वियसली ये जो इंटेलिजेंस आउटफिट्स है उन्होंने एक पूरी बताया हुआ है, एक इंटेल दी हुई है, शेयरिंग की हुई है सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, कि राजा सिकंदर सुल्तान को सीरियस सीरियस लाइफ थ्रेट्स है। अब इस सीरियस लाइफ को सामने रखते हुए अगर हम देखें तो मतलब कि हसन रजा पाशा साहब हैं, मुझे बड़े सीनियर आदमी हैं, बड़े ऑनरेबल हैं, हमारे लिए बड़े काबिल इज्जत हैं। अगर वो कहें बैठ के कि जनाब राजा सिकंदर सुल्तान को कुछ ना कुछ हो सकता है, समथिंग कैन हैपन टू राजा सिकंदर सुल्तान, देखिए कितनी इररिस्पॉन्सिबल बात है, कितनी गलत बात है। मैं इसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए सियासत भी करें, इंतखाबात भी लड़ें, आपके जो इख्तलाफात हैं उनको सॉर्ट आउट भी करें, उन पर तनकीद भी करें, इशू नहीं है किसी को, ठीक है, हम नहीं करते हैं, सब लोग करते हैं। लेकिन ये प्लीज मत करें, किसी की जिंदगी के साथ मत खेलें कि एक बंदे को एक सीरियस लाइफ थ्रेट है और आप उठे और उठ के कहना शुरू कर दें जनाब कि उसको कुछ ना कुछ हो सकता है। ठीक है। भाई जिसको नहीं पता उसको भी पता चलेगा, तो आप उसको क्यों कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? उसकी जिंदगी को, राजा सिकंदर सुल्तान की जिंदगी को क्यों कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? ठीक है, ठीक है, आप इख्तलाफात में, आप दोबारा रिपीट करता हूँ, उनको आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। वो 10 मीटिंग्स करता है, वो लोगों से मिलता भी है राजा सिकंदर सुल्तान, उनके पास पॉलिटिशियन जाते भी हैं, लेकिन इस तरह मत करें। ठीक है। मेरी ये रिक्वेस्ट, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट, देखिए ऐसे किसी की लाइफ के ऊपर, किसी की जिंदगी के ऊपर नहीं खेलना चाहिए। बिल्कुल ठीक ऐसे है ना करें। राणा साहब, जब इतनी सिचुएशन अनसर्टन होना तो फिर अफवाहों का बाजार गर्म हो जाता है, लेकिन उसमें जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए, खुसूसन ऐसी पोजीशंस पे लोग जो लीड कर रहे हों काउंसिल्स को या अथॉरिटीज को। अच्छा, मुझे अब राणा साहब आपके बाद जनरल साहब के पास जाना है, क्योंकि जनरल साहब ने पीडीएम के हवाले से भी वक्त से पहले कुछ प्रेडिक्शंस कर दी थी। अब जरा जान लेते हैं कि बल्ला, ये तो ऐसे जैसे जिंदगी और मौत का मसला तकरीबन बन चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, जिसके हुसूल के लिए बहुत लंबी स्ट्रगल की जा रही है, और अब वो वक्त तकरीबन आन पहुंचा है कि इस पर फैसला हो जाए। और बार बार ये कहा जा रहा है, इस पर रिजर्वेशन जाहिर की जा रही हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग का एक बाब खुल सकता है अगर ऐसा हो जाता है कि बल्ले का निशान न मिले। जनरल साहब, क्या अगर बल्ले का निशान खुदा न खास्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलता तो जो बच्ची कुची पार्टी है वो इंटैक्ट रह पाएगी? देखिए, सबसे पहले तो अगर आप अपनी पाकिस्तान की सियासत को बेहतरी की तरफ लेके जाना चाहते हैं तो मेरा ख्याल इस किस्म के फैसले नहीं आने चाहिए। तहरीक इंसाफ हो, कोई भी पार्टी हो, उनसे उनका जो बेसिक निशान है जिस पे रिकग्नाइज होती है पार्टी, चाहे वो नून लीग है, पीस पार्टी है, जमीयत है, जो भी है, ये मेरा ख्याल है इतना ज्यादा कोई बेहतर फैसला नहीं होगा अगर ये हमारी इलेक्शन कमीशन ये फैसले करते हैं, क्योंकि नुकसान किसका होगा? ठीक है, पार्टी तो इसके बरकरार नहीं रह पाएगी, उनका इलेक्शन बहुत बिल्कुल डिसऑर्गेनाइज होगा, और हॉर्स ट्रेडिंग क्या हम करेंगे क्या? आपने बात देखी, उसके बाद हमारे मामला तो इसीलिए बिगड़ते रहे हैं ना कि भाई हमारी सियासी जमातों के नंबर एक तो कोई असूल पसंदी है नहीं है, कोई आइडियोलॉजी है नहीं है, सिर्फ इख्तिदार के असूल के लिए जा रहे हैं। जब इख्तिदार की जंग ही मतमय नजर हो तो फिर इख्तिदार में रहकर भी देखिए एक दूसरे की टांगें खींचते रहते हैं, वहां पर भी आपके मसाइल बढ़ते रहते हैं, कभी एक पार्टी, कभी एक ग्रुप, कभी दूसरा ग्रुप। इससे अगर आपने बाहर निकलना है, अपने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को आपने एक साउंड फुटिंग पे इस्तवार रखना चाहते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है इस किस्म के फैसले नहीं आने चाहिए। नून लीग हो, पीस पार्टी हो, पीटीआई हो, निशान से ही पार्टियां पहचानी जाती हैं। अब वो इलेक्शन तो नेचुरली अवाम ने वोट देने हैं,
अवाम को वोट देने के लिए कोई एक निशान तो चाहिए, वो निशान रिकग्नाइजेबल होना चाहिए। इसलिए पार्टीज अपने अपने निशान को बहुत जोर शोर से उसको प्रोपेगेट भी करती हैं। और अगर ये उनसे निशान ये छिन जाता है पीटीआई से, तो फिर पीटीआई का एज ए पार्टी इलेक्शन तो खत्म हो जाएगा। उनके आपस में जो इख्तिलाफात है वो भी खुल के सामने आ जाएंगे जी। और इससे क्या फायदा किसका होगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन पाकिस्तान का कम से कम फायदा नहीं होगा। ठीक है, 10, 12, 20, 25 जितनी भी सीटें वो ले सकती है, लेकर उनके एक वजूद बरकरार रहेगा। और दूसरी जो बड़ी अहम चीज हमें जो याद रखनी चाहिए, और जिसके बार बार हम इस बात पे इशारा भी करते रहे हैं, बात भी करते रहे हैं, कि शख्सियात के इर्द गिर्द जब घूमने वाली कोई भी हो चीज, मुल्क हो, पार्टीज हो या कोई और इदारा हो, तो वो फिर ज्यादा उस सियासी अगर उस शख्सियत का जहां तक उसकी सलाहियत है उस तक ही काम कर सकती है, उससे आगे बढ़ नहीं सकते। फिर तो इनको भी हमें इससे भी बाहर निकलने की जरूरत है, और एक मोर इक्विटेबल सिस्टम ऑफ पॉलिटिक्स विद इन दी पार्टी भी बहुत जरूरी है, ताकि जो डिजर्विंग लोग हैं अपने मेहनत से, अपने काबिलियत से ऊपर आए। इस तरीके से ही पाकिस्तान को बेहतर लीडरशिप मिल सकती है। वरना अगर एक ही शख्सियत के गिर्द एक पार्टी घूमते रहे और वो शख्सियत किसी वजह से सीन पे ना हो, वो फिर उस पार्टी का, उस सारे मुल्क का मसला बन जाता है ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखते हैं तारीख इस बात की गवाह है। बिल्कुल बिल्कुल, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है और इसके लिए टॉप टू बॉटम एक तरह का ही सिस्टम होना चाहिए, रूल्स होने चाहिए, ज़ाब्ते होने चाहिए। मुझे ये जो बात जुनैद साहब कह रहे हैं ना, ये क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी ढूंढने के मुतरादिफ है। अदनान अली साहब माजी में जब पार्टी जिससे गुजरी कथारसिस कर सकती थी अगर कोई करना चाहता, लेकिन अभी तक हमने नहीं देखा कि किसी पार्टी के अंदर गलतियों से सीख कर कोई इस्लाह करने का जज्बा पैदा हुआ हो। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि डिस्कस हो रहा है, बाकायदा कहा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से कि वी हैव अ प्लान बी एंड वी हैव अ प्लान सी। कोई सरप्राइज हो सकता है? सरप्राइज क्या होगा, जाहिर है कि सरप्राइज बाइकआउट हो सकता है। नहीं, बाइकआउट की तरफ तो वो नहीं जा रहे, बिल्कुल ये नहीं। तो वाजे कर चुके हैं। नहीं, बाइकआउट की तरफ बिल्कुल नहीं जा रहे। आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे खड़े हो जाएंगे, या हो सकता है कि कोई छोटी पार्टी उन्होंने पहले से अपने उसको रजिस्टर कराया हुआ हो, उसके निशान पे लड़ लें, किसी और पार्टी के साथ उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग हो। 150 से ज़्यादा पार्टियां हैं, तो हो सकता है कि जैसे परवेज़ खटक ने एक छोटी सी पार्टी लेकर उसका नाम तब्दील करा लिया और इस्लाहात पार्टी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन का नाम दे लिया, और उसमें कोई एतराज़ नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने, कोई सवालात नहीं उठाए कि उनका इलेक्शन क्यों नहीं हुआ, वो क्या पार्टी है, क्यों है। तहरीक इंसाफ पे तो 40 सवाल पूछ दिए, और ये कि आपने कैसे डिस्प्ले किया, क्या अनाउंस किया, आपने इलेक्शन कैसे कराया। किसी पार्टी पर उन्होंने इतनी सख्ती से सवालात नहीं किए जो तहरीक इंसाफ के इलेक्शन के ऊपर उन्होंने उठाए। एक वाज़ेह बात नज़र आ रही है कि माइनस पीटीआई करने का पूरी प्लानिंग है, और माइनस बानी चेयरमैन पीटीआई करने की प्लानिंग है। अब वो तो आज मोहर सख्त हो गई कि वो हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने भी कहा कि इनकी सज़ा मुअत्तल नहीं हो सकती, तो अब वो नाअहली उनकी बरकरार है। हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट वो रिवर्स कर दे तो अलग बात है, लेकिन अभी तक ये है कि वो माइनस हो चुके हैं इलेक्शन से माइनस हो चुके हैं। अब ये है कि पीटीआई को भी माइनस किया जाए, उसके लिए एक बयानिया भी बनाया जा रहा है, मीडिया में भी हम देख रहे हैं बयानिया। वो कह रहे हैं कि इनका जो है वो रियासत से 9 मई को क्लैश हुआ, इन्होंने फौज के खिलाफ एक मूव किया, एजिटेशन किया, और इसलिए ये अब अगर इक़्तिदार में अगर ये इनको बल्ले का निशान दे दिया गया, ये स्वीप कर जाएंगे पोल्स, और ये स्वीप कर जाएंगे तो क्या करेंगे, तो फिर ये कि इनका क्लैश, ये जो मुल्क जो है स्टेबल नहीं हो सकेगा। रियासत का और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो है वो चपकलिश है। तो आप इस सोच से एग्री नहीं करते? देखें, अगर तो उनका वाकई ये उन पे ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने कोई रियासत मुखालिफ सरगर्मी की, उनका मुतालबा था कि आप एक जुडिशल कमीशन बना दें जो 9 मई के वाक़यात की गैर जानिबदाराना मुनसिफाना तहकीकात करे, पता चले कि लोग वक्ती तौर पर इश्तियाल में आए या प्लानिंग के तहत था, और कौन लोग इसमें मुलव्विस थे, कौन लोग नहीं थे। तो आप उनको आउट कर देते, जो लोग मुलव्विस थे उनको सजाएं दे देते। लेकिन अब आपने कानूनी रास्ता तो इख्तियार नहीं किया, अब आप गैर कानूनी तौर पे उनके लोगों को पकड़ रहे हैं, उनके कागजात नामजदगी नहीं दाखिल कराने दे रहे, पुलिस वाले उनको उठा के ले जाते हैं, उनके कागजात छीन के भाग रहे हैं, बचकाना सी हरकतें हैं। मैंने तो कभी नहीं सुना, 30-35 साल से मैं सहाफ़त के उसमें हूँ, कि कोई इलेक्शन ऐसा हुआ हो, हत्ता कि जनरल ज़ियाउल हक ने जो 1985 के इलेक्शन कराए थे उसमें भी सबको आज़ादी थी कि अपने कागजात जमा कराएं, इलेक्शन कैंपेन करें। बेशक वो पार्टी बेस्ड इलेक्शन नहीं थे, लेकिन कोई दबाव नहीं था, सब लोग इलेक्शन लड़ सकते थे।
और उसमें बहुत से लोग जो मुख्तलिफ पार्टियों से वाबस्ता थे वो सरकारी लोगों को हराकर जीत भी गए। लेकिन अच्छा, तब भी सबको पता था कि हाथी के पाँव में सबने अपना पाँव रखना है। अब आप जब देखें बल्ले का निशान नहीं मिलेगा तो आप सबको एक डायरेक्शन तो पता चल जाएगी ना। तो पीटीआई के जितने कैंडिडेट्स हैं आपके ख्याल में वो तितर बितर होने के चांसेस हैं या इंटैक्ट ही रहेगी पार्टी? क्योंकि चेयरमैन की तब्दीली भी पार्टी झेल गई है, वो ग्रुप्स बनने का जो खदशा जाहिर किया जा रहा था वैसा नहीं हुआ। देखिए, अब ये तो इस बात मफरूज़े पे कायम है सारी कैलकुलेशन कि लोग जो हैं लोकल इन्फ्लुएंशियल्स, जिन्हें इलेक्टेबल्स भी कहा जाता है, मुकामी बाअसर सियासतदान, उनकी बुनियाद पे वोट डालेंगे, ख़ास तौर से रूरल और सेमी रूरल एरियाज़ में, छोटे कस्बों में और देहात में। उससे जो है नून लीग को पंजाब में 80-90 सीटें या 100 सीटें मिल जाएंगी। इस मफरूज़े पे काम हो रहा है। लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए इस मरतबा देहात में, छोटे कस्बों में लोगों ने पार्टी बेस्ड पे वोट डाल दिया तो फिर तो नक्शा बदला जा सकता है अगर बल्ले का निशान हुआ। और अगर बल्ले का निशान नहीं हुआ फिर एक तो ये कि मखसूस सीटों से ये महरूम हो जाएंगे तहरीक इंसाफ वाले, अगर आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे जीत भी गए। दूसरे, इनके लिए आसान होगा हॉर्स ट्रेडिंग करना, उनको किसी और पार्टी में शामिल, क्योंकि उनके ऊपर डिफेक्शन क्लॉज लागू नहीं होगी। तो इस वक्त जो इलेक्शन हो रहा है ये कोई मुनसिफाना गैर जानिबदाराना इलेक्शन का माहौल नहीं है, ये एक बहुत ही इंजीनियर्ड किस्म का माहौल है। और इससे कोई पाकिस्तान की सियासत में मुझे तो नहीं लगता कि कोई इस्तेहकाम आएगा या जो हुकूमत आएगी उसका कोई अखलाकी जवाज़ होगा या क्रेडिबिलिटी होगी। एक पार्टी के लीडर सुनना है कि ये कह रहे हैं कि अगर मुझे सादा अक्सरियत नहीं मिलती तो फिर मैं मुल्क छोड़ के चला जाऊँगा। तो अगर ये है कि आप मेरी खातिर दूसरी पार्टी को बिल्कुल मलिया मेट कर दें, ये सोच इस वक्त लगता है कि कार फरमा है। और अगर बल्ले का निशान नहीं मिला तो आलमी सतह पे भी पाकिस्तान की जो जमहूरियत है उसको झटका लगेगा, उसकी क्रेडिबिलिटी मुतासिर होगी और मुल्की सतह पे भी। लेकिन मुझे लगता है कि लोग इस दफ़ा डिटरमिन्ड हैं कि वोट डालने जाएंगे, वो बाइकआउट नहीं करेंगे। Provided by a party included in the election on ballot papers. पीटीआई भी कोई ना कोई मुतबादिल रास्ता ढूंढ कर आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। ठीक है, लेकिन जो पार्टी के थिंकर्स है वो क्या सोच रहे हैं? अब अली मोहम्मद खान साहब तो कह रहे हैं कि सबको वार्निंग देकर छोड़ देना चाहिए, ये कहाँ तक काबिल अमल है? ब्रेक के बाद आके इस पे तो बात करेंगे, लेकिन एक और बहुत अहम सवाल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया वो अबूजर की तरफ ही उछाल देते हैं। अबूजर, मुझे आपसे ये जानना है कि अगर बल्ला इनसे खुदा न खास्ता चिंता है तो क्या किसी और पार्टी को मिल सकता है? नहीं, देखिए किसी और पार्टी को तो मुझे नहीं लगता मिल सकता है। इसमें अगर बल्ला फॉर इंस्टेंस अगर नहीं रहता तो फिर हर उम्मीदवार को अलहदा जो है वो सेपरेट एक वो मिलेगा हर हल्के के वो तो हम समझते हैं, जानते हैं। जैसे 2018 में आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जो खड़ावा चौधरी साहब ने तब जीप ले ली थी। मुझे आपसे ये पूछना है कि बल्ला इंतखाबी निशान के तौर पर किसी और सियासी जमात को अलॉट किया जा सकता है, क्योंकि रिक्वेस्ट भी कुछ आ चुकी हैं? क्यों नहीं किया जा सकता? लेकिन ये तो अब इलेक्शन कमीशन अपनी सवाबदीद इस्तेमाल करेगा। अगर देना चाहे तो बिल्कुल वो दे भी देगा, जिस तरह इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है इस मुल्क में। तो मुझे तो उनसे कोई भी उम्मीद की जा सकती है कि वो कुछ भी कर सकते हैं इस वक्त। लेकिन वो दैट कैन बी असेल्ड बिफोर द राइट फोरम। तो कोर्ट्स हैं, जो एपलेट फोरम हैं जहां पे ऐसे फैसलों को चैलेंज किया जा सकता है। अच्छा, तो वो लेट्स सी। यानी इंतखाबी निशान के मामले में भी कॉपीराइट्स हो सकते हैं। अच्छा, मुझे दूसरा मामला जो अदनान आदिल साहब ने जहां पर मोहर लगा दी थी वो है उनकी सजा की मुअत्तली का मामला, जिस पर 9 सफ़ात पर मुश्तमिल कोई फैसला आया है। क्या आपने वो पढ़ा है फैसला? वो रीजंस क्या दे रहा है कि सजा मुअत्तल नहीं की जा सकती, नाअहली ख़त्म नहीं की जा सकती? इसके खिलाफ किस फोरम पर रुजू किया जाएगा? और वो भी कागजात नामजदगी की कल अगर आखिरी तारीख है तो 3 मुख्तलिफ मकामात से जो इलेक्शन लड़ने का ऐलान है वो पूरा हो सकेगा? अच्छा, इसमें 2 बातें हैं। पहली तो मैं क्लियर कर दूं, नॉमिनेशन पेपर्स तो फाइल हो सकते हैं, लेकिन जब स्क्रूटनी स्टेज आएगी नॉमिनेशन पेपर्स की तो उस वक्त देखा जाएगा कि ये क्वालिफाइड है टू कंटेस्ट इलेक्शन और नॉट। अब जब कन्विक्शन आपकी स्टैंड कर रही होती है तो आप उस वक्त तो क्वालिफाइड नहीं होते, लेकिन उसमें अभी 4-5 दिन का टाइम आ जाएगा। तो मीनवाइल अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाता है और वहां पे वो कन्विक्शन सस्पेंड हो जाती है तो फिर दैट विल नॉट बी एन इशू एट ऑल। सो ये इट्स डिपेंड्स अब वो किस तरह इसको फैसले को चैलेंज किया जाता है। और जहां तक देखें फैसले की बात है, मैंने बिल्कुल सारा फैसला पढ़ लिया है।
एक देखिए सुप्रीम कोर्ट की 2 जजमेंट्स थी, एक 2008 की थी और एक 2000 शायद 5 की है लगभग। उसके अंदर एक फैसला तय हुआ था ये कि सेंटेंस और कन्विक्शन इकट्ठी सस्पेंड हो सकती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में। ठीक अब है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कह रही है कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस नहीं है। इस वजह से हम कन्विक्शन है वो सस्पेंड नहीं कर रहे। लेकिन मेरी नज़र में अगर आप वो फैसला पढ़े जज हुमायूं दिलावर का, जो इन्होंने एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट पास की है पाकिस्तान की जुडिशियल हिस्ट्री में, जिस पे हम सबको आज से 10-15 साल मेरे ख्याल से बहुत फख्र महसूस होगा, जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जजमेंट पे हमें फख्र महसूस होता है। हम सर झुका के वो जजमेंट पढ़ते हैं, कोर्ट भी नहीं करते, इतनी खूबसूरत जजमेंट है वो। ये भी वैसी ही जजमेंट, तो इस तरह की जजमेंट्स को मेरे ख्याल से जुडिशियल अथॉरिटीज को सस्पेंड ही कर देना चाहिए, कन्विक्शन भी सेट असाइड कर देनी चाहिए। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही सर्कमस्टांसेस थे। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट है, मैं इससे एग्री नहीं करता। कन्विक्शन को बिल्कुल सेट असाइड कर देना चाहिए। इस तरह की जजमेंट्स जिस पे जो पॉलिटिकल जज, जिसमें राइट टू फेयर ट्रायल का मर्डर हुआ हो, उस तरह की जजमेंट्स मेरी नजर में बिल्कुल कन्विक्शन सेट असाइड कर देने चाहिए और फ्री आपको इलेक्शन कैंपेन करने के लिए फ्री फील्ड देनी चाहिए। किस तरह की डिस्क्वालिफिकेशन की तलवारें ऊपर नहीं लटकानी चाहिए। ऐसे फजूल किस्म के फ्रिवलेस किस्म के केसेस जिसमें ना फेयर ट्रायल मिला हो, ना मेरिट पे कोई केस, टेक्निकलिटीज पे कोई केस चलिए, ये जो बनता हो। सारा मुद्दा है, जब सुप्रीम कोर्ट के रूबरू अगर तो टेकअप हो जाती है वो दरख्वास्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दायर किया है, तो उस दौरान क्या ये मामला भी ज़ेर गौर आ सकता है, इस मामले को भी उठाया जा सकता है, ये देखना होगा आने वाले दिनों में। लेकिन तब जब दरख्वास्त टेकअप हो जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, मुझे राना साहब यहाँ आपसे ये जानना है, आपने कहा था कि जब दोबारा आपकी बारी आएगी तो आप हमें खबर देंगे अपने सोर्सेज से। एक तो ये कि जब 4 जमातें पहले कह चुकी हैं कि ज़रा डेट एक्सटेंड कर दें, आप 8 फरवरी को ही रखें, लेकिन कागजात नामजदगी की तारीख थोड़ी आगे कर दी जाए, कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करना बहुत ज़रूरी, लेंथी प्रोसेस होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी आपके ख्याल में इसी पलड़े में अपना वजन डाल देगी, क्योंकि वक्त तो उन्हें भी दरकार होगा अब इस सिचुएशन के पेश नज़र। राना साहब जी, एक देखिए, इस एक में एक जो इशू आ रहा है वो सीरियस इशू आ रहा है कि जो नॉमिनेशन पेपर्स फाइल कर रहे हैं और उसमें वो कह रहे हैं जनाब कि इसमें आपने जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उससे कोई सर्टिफिकेट शेट लेके आई हो, इस तरह की बात है कोई। अब वो सर्टिफिकेट कहाँ से लेके आते रहेंगे, कौन सर्टिफिकेट बनाएगा, कैसे बनाएगा? इट्स अ टीडियस जॉब। उसके लिए उसको अगर जहन में रखे तो मेरे ख्याल में सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कराने के लिए और उसको जो एसओपी जो भी बनाया इलेक्शन कमीशन ने उसको फॉलो करने के लिए उनको थोड़ा सा वक्त दरकार होगा। तो उसमें अगर थोड़ा सा एज दे दिया जाए तो मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं है। इलेक्शन तो ठीक है 8 ही को होंगे, 8 फरवरी को ही होंगे। मैं इस पे कुछ कहना चाह रहा था, मैं खामोश रहा हूं तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन एनीवेज नहीं, अब क्योंकि आपने थोड़ा सा हमें शक में, कह दो कि सस्पेंस में, लेट हो हाँ जाए, खैर है कोई। कह दे, जनरल साहब हैं आपको बचाने के लिए। He can save your skin. जनरल साहब, आयशा जी, आज जनरल साहब जो है ना 35,000 फुट की बुलंदी पे है, कॉकपिट के ऊपर बैठे हुए हैं, तो इस वक्त तो हालात बहुत खराब है। राणा साहब मैं कह देना जी, मैं कह देना तुसी रहने चलो दो, तुसी कह दो, डिले तुसी कर दो जी अपने- इलेक्शन। राणा साहब ਨੂੰ पसंद नहीं है 8 फरवरी, आगे कर दो हफ्ता। अच्छा, चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि सिर्फ घर में आपने अपनी बेटर हाफ से ये बात करनी है, इसके अलावा आप ओपनली नहीं कर सकते। तो मैं आप दोनों शख्सियात को यही कहूंगी कि ये घर की बात घर तक रखें। लेकिन राणा साहब ने क्यों के थोड़ा सा उसमें सस्पेंस ऐड कर दिया? अच्छा जी, जी आपने ना विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जी जरूर कहा था कि अपने बेटर हाफ के साथ, अपनी बीवियों के साथ आप ये बात शेयर करें, लेकिन जिन्हों दी बीवियां नहीं ने वो किस नाल शेयर करें? इसके लिए आप पिटीशन दायर करें जिसमें ये क्वेश्चन अदालत उस्मा से पूछा जाए कि इस पर मजीद वजाहत राना बशीर साहब को दरकार है और इसमें कौम की इस्लाह भी बड़ी जरूरी है, डायरेक्शन देना बहुत जरूरी है। राना साहब, आपने नई खबर ली इलेक्शन कमीशन से कि क्या कागजात नामजदगी की डेट एक्सटेंड हो सकती है और क्या पीटीआई भी दरखास्त कर सकती है इसकी एक्सटेंशन की? यार देखिए, मैंने सजेशन दी है, इस पे गौर होगा, डेफिनेटली होगा। मैंने आपको बिल्कुल ऐसे ना, जैसे आप मुझे इन फिंगर फेंकती है ना आयशा, उसी तरह मैंने आपको गोल मोल करके बता दिया है कि मैंने रिक्वेस्ट एक फाइल कर दी है ऑन एयर कि जनाब थोड़ी सी आगे पीछे हो जाए डेट, ये नॉमिनेशन पेपर्स की फाइल करने में कोई हर्ज नहीं है। एसओपी फॉलो कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का जहाँ वहाँ पे है कि सर्टिफिकेट लेके आओ, पार्टियां, तो पॉलिटिकल पार्टी किसके साथ रहे हैं उसका सर्टिफिकेट लेके आओ।
उड़ो पॉलिटिकल पार्टी जिन्हों छड़ के आए हो ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਹ ਪੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਵਣਗੇ जी ਉਹ ਅਗੂ ਨਾ ਤੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਸੀ हाँ अबू सर क्या कह रहे हैं आप? नहीं, रिपोर्टेडली देखिए, ये रिपोर्टेडली चीफ आर्मी स्टाफ ने आप जी जी वो उन्होंने गुफ्तगू की है ताजिरों से जन जी। साहब, वो मैंने आपसे डिटेल क्वेश्चन करना है उस पर। मैं चाहती हूँ ब्रेक से पहले अबू सर ऐड कर ले इस मामले में, हमें रहनुमाई दे दें कि कितनी गुंजाइश है इलेक्शन कमीशन के पास। देखिए मैं गुंजाइश तो बहुत है, वो कर सकते हैं क्योंकि 7-8 दिन का स्क्रूटनी का टाइम है, उसमें हो सकता है 2 दिन बढ़ा सकते हैं। लेकिन आपने मेरे ख्याल से आप लोग राणा साहब को अच्छी तरह पहचानते नहीं है। मैं जरा इस्लामाबाद इनको काफी मिलता हूँ जाके, तो इनकी मैं काफी चीजों से वाकिफ हूँ। ये आपको खबर दे रहे हैं लेकिन आप उसको समझ नहीं पा रहे। अच्छा हम समझ रहे हैं लेकिन हम मजीद एक्सप्लेन नहीं करना समझना चाह रहे। नहीं चाहते। हाँ नहीं हम मजीद एक्सप्लेन नहीं करना इस मामले में, मजीद बात नहीं करना चाहते वसी मफाद में। बस बहरहाल इतना ही कहेंगे कि एनालिसिस और कंक्लूजन ये है कि अगर ज़मीन गोल है तो राणा साहब की बातें भी गोल है। इनको समझने के लिए काफ़ी क्रेजी की ज़रूरत है। ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू द शो। अब ऐसी सिचुएशन में जब कल जनरल साहब कह रहे थे कि कोई एक हो जो रास्ता निकाले और सभी को आमादा करे कि जो इंतखाबात हों वो गैर मुतनाज़े हों, तो सिचुएशन जो है वो एक बार फिर जनरल साहब सुप्रीम कोर्ट के दर पे जाती दिखाई दे रही है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त कर दिया है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से मामला देखे। आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात 8 फरवरी को कराने का इंदिया तो दे चुकी है, पत्थर पे लकीर करार दे चुकी है। आर्मी चीफ के हवाले से भी आपने बात की, खबर दी, उसको थोड़ा मिसअंडरस्टैंड उस खबर को किया जा रहा है, वो उस खबर की जो डेट लाइन है वो ज़रा मुख्तलिफ है। आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ये बीड़ा भी उठाएगी कि इलेक्शन जो है वो साफ शफाफ हों और गैर मुतनाज़े हों? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है ये। मैं तो इस बात का भी मुझे दुख रहता है कि हमने अपनी सियासत को सुप्रीम कोर्ट में जाकर फंसा दिया है, जिसके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट को फैसले करने पड़ते हैं और वो फिर बाद में कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं। एनीवे, लेकिन चूंकि अब ये मामला इतना इस वक्त नाजुक दौर से हम गुजरते ही रहते हैं, इस वक्त ज्यादा कोई नाजुक मसला कौमों की तारीख में और कुछ मुस्तकिल होना हो, पाकिस्तान की कौमी तारीख में नाजुक दौर मुस्तकिल है। वो लगता है हम किसी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पहाड़ी रास्ते से गुजर रहे हैं, तो ये हालात हमारे गुजर रहे हैं। एनीवे, मेरा ख्याल अगर ये बीड़ा उठा ले सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के बेहतर इंतखाबात के बेहतर माहौल फराहम करने के लिए और इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, तो कोई अचंभा नहीं होना चाहिए हमारे लिए। और जो हमारे मोहतरम चीफ जस्टिस हैं वो बड़े बड़े चैलेंजेस कबूल कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल ये चैलेंज भी अगर वो कबूल कर लें तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि इलेक्शन क्रेडिबल होने चाहिए। इलेक्शन तो आमतौर पे उस पर उंगलियां टूटती रहती हैं, लेकिन 70-80% अगर एक्सेप्टेबल हो जाएं तो वो फिर मुल्क को हम आगे ले जाने में पाकिस्तान के लिए फिर बहुत आसानी होगी। वरना जो कुछ हो रहा है इससे जो मुख्तलिफ पार्टीज हैं उनके रहनुमाओं के लिए भी मेरे ख्याल है इनको समझना चाहिए कि ये कांटे बिछड़े हैं और उनके लिए भी समेटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा वैसे जनरल साहब एक आप भी आइडिया दे सकते हैं कि कागजात नामजदगी जमा करवाने में इतनी मुश्किलात दरपेश हैं उम्मीदवारों को, उनके साथ जो हो रहा है वो कल अबू ज़र ने उसका हवाला भी दिया। आपके ख्याल में इसकी हिकमत अमली चेंज की जा सकती है कागजात नामजदगी के हुसूल और जमा करवाने की? मतलब आई वोटिंग की इसी ज़माने में बात हो रही है, EVM की बात हो रही है, लेकिन कागजात नामजदगी ऑनलाइन जमा करवाने का सिस्टम वज़ा नहीं हो सका। व्हाट टू डू अगर ये शिकायत मौजूद हैं तो? देखिए, जो इसमें मुलव्वस है उनको पकड़ा जाए। इसमें नंबर 1 तो आसान तरीन तरीका ये है, और पकड़ने वाले ही मुलव्वस हो तो अबू ज़र ने आपको कल बताया तो है। आयशा मैं वो वही कह रहा हूं, बात कागजात एक जरा सा बात करूंगा, कागज तो ऐसे छीन रहे हैं जैसे वो कवे आपके हाथ से गोश्त का शॉपर नहीं लेके निकल जाते थे चीले, इस तरह का चले तो मेरा अपना ख्याल ये हाँ। काट भी गो ऑनलाइन हम क्यों नहीं कर सकते ये? यस कहां से कहां पहुंच गई है जी, फंड्स देखे ना एलोकेट जो हुए हैं, हाँ ये हो जाना चाहिए था। कहीं ऑनलाइन वोटिंग होती है और यहाँ पे ऑनलाइन कागजात नामजदगी मौजूद नहीं है, फिर इस तरह के सुकम और इस तरह की शिकायत तो अच्छा चले ऐसे में ना जो सूरत अगर पैदा हो सकती है वो है कि सीज फायर अगर कर दिया जाए और हालात को संभाला दिया जाए, सभी के लिए एक एमनेस्टी की पॉलिसी लाई जाए। अच्छा वैसे अली मोहम्मद खान साहब ने बड़ी अच्छी बात की, नाना साहब उनको ये अपील बानी PTI से भी करनी चाहिए कि माफ़ी भी मांग लें। किस चीज़ की
माफ़ी मांगी हो तो पूछेंगे ना मैंने क्या किया, मैं तो उस वक्त कैद में था। लेकिन बात ये है कि यहाँ तैयारा अगवा केस में भी सज़ा हुई थी एक साहब को, यहाँ पे डॉन लीक्स भी हुआ है, यहाँ पे 3 दफ़ा आइन मुअत्तल भी हुआ है, कुछ लोगों ने किया ना आइन जी मुअत्तल, बिल्कुल किया। और हमारी सुप्रीम कोर्ट ने उसको जायज़ भी करार दिया, जी मोहर तो लगाई। वो लोग भी हैं। यहाँ पे एक दफ़ा आइन मनसूख भी हो चुका है 1956 का, जिसके नतीजे में पाकिस्तान 2 लख्त भी हुआ, क्योंकि बंगाली सुप्रीम कोर्ट पे हमला भी तो हुआ अब है। ये सुप्रीम कोर्ट पे हमला भी हुआ, और ऐसे बहुत सी बातें हैं, कोई भी दूध का धुला नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि राइट ना, हाँ, आप गलत को दुरुस्त करने के लिए गलत की मिसाल नहीं ना दे सकते। अगर यहाँ से एक पार्टी के सरबराह समझ जाएं या देखें रियासत की रम्स क्या है, अब अगर अली मोहम्मद खान साहब इतना अच्छा मशवरा दे रहे हैं, वो मानेंगे तो ये भी माने। हाँ, तो वो तो देखें, बैठें बात करें, कोई सदर ममलिकत कर सकते हैं ये, वो सदर ममलिकत कोशिश तो हुई थी लेकिन कामयाब नहीं हुई। उससे जो मुतालबा हो रहा है कि आप बाहर चले जाएं, तो वो तैयार नहीं हुए बाहर जाने पे। तो अब देखें, ये तो अगर जिस तरह का इलेक्शन होने जा रहा है ना, ये ऐसे ही होगा जैसे जनरल ज़ियाउल हक का रेफरेंडम था 1984 का, या जनरल मुशर्रफ का 2002 का रेफरेंडम था। तो उसमें वो हमारे एक दोस्त जो थे, वो पुलिस चीफ थे पिंडी में, उन्होंने कहा कि जीटी रोड पे जितनी बसें गुजर रही हैं उनको रोको, मुसाफिरों को उतारो और रेफरेंडम में वोट डलवाओ उनसे। तो उस तरह का माहौल है इस वक्त कि आप कागजात लेके भाग रहे हैं, आप लोगों को गायब कर रहे हैं, तस्दीक कुनिंदा को भी गायब कर रहे हैं, तजवीज़ कुनिंदा को भी गायब कर रहे हैं। तो इससे क्या मतलब, ऐसे इलेक्शन से बेहतर 58 अरब रुपए क्यों ज़ाया कर रहे हैं आप इस एक्सरसाइज पे। आप अगर इलेक्शन फ्री फेयर बेशक मार्च में करा दें, लेकिन फ्री फेयर कराएं इस दौरान में, चाहे आप अप्रैल में कराएं, लेकिन इस किस्म का इलेक्शन कराने से कोई मुल्क को फ़ायदा नहीं होने वाला। ये और मुल्क बहरान का शिकार होगा, इंस्टेबिलिटी का शिकार होगा, माशी हालात और मज़ीद ख़राब होने का ख़दशा है, क्योंकि अवाम जो हैं उनकी एक बड़ी अक्सरियत एक पार्टी के साथ वाबस्ता है, और उस पार्टी का आप रास्ता जो है ज़बरदस्ती सरकारी इदारों की मदद से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस और जो भी इंतजामी हथकंडे हो सकते हैं। और मैं आयशा यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा प्लीज। जी राना साहब, आदिल साहब, आप क्या इशारों किनारों में बातें कर रहे हैं कि बेशक इलेक्शन जो है मार्च में करा दें, इसका क्या मतलब हुआ? मैं तो कह रहा हूँ कि आप फेयर इलेक्शन कराएं, ये झुर्लू इलेक्शन ना कराएं, मुतनाज़ा इलेक्शन ना कराएं। बेशक आप 10-15 दिन महीना बाद करा लें, लेकिन ऐसा इलेक्शन कराएं जिससे मुल्क को स्टेबिलिटी मिले, मुल्क आगे की तरफ बढ़े, ना कि और बहरान का शिकार हो जाए। आपने मार्च का जो मंथ है उसको क्यों बोला आपने? कोई रीजन था? बाहर का आगाज होता है पाकिस्तान में। बाहर बेगम। अच्छा मुझे नाना साहब, जब अबू ज़र से मैंने ये क्वेश्चन किया, इंतखाबी निशान जोर से खबर बता नहीं रहे जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ अबाउट बल्ले का निशान। अदनान साहब, तब आपने कहा कि मिल सकता है, और एक हम अवाम पार्टी की कोई दरख्वास्त भी आ चुकी है इलेक्शन कमीशन के रूबरू कि हमें ये अलॉट किया जाए। ऐसा अगर होगा तो क्या होगा? फिर वो उनका ख्याल है कि जो अनपढ़ वोटर होते हैं, जो देहात के लोग हैं, बेचारे सादा लोग हैं, वो उन्हें पता नहीं चलेगा और वो बल्ले पे निशान लगा देंगे, तो इस तरह तहरीक इंसाफ का वोट जो है स्प्लिट हो जाएगा। हो सकता है परवेज़ खटक को मिल जाए, हो सकता है किसी और पार्टी को मिल जाए। और ये ऐसे हथकंडे जो हैं पहले भी होते रहे हैं। मुझे याद है 93 का इलेक्शन था, तो वो या 90 का इलेक्शन था, तो उसमें एक पेंसिल का निशान तीर के साथ रख दिया गया था। तो 1000-1500 वोट जो है ना, लोग तीर समझ के, वो जिनकी नजरें कमजोर थी, वो पेंसिल पे लगा गए। तो कई सीटें जो हैं पीपल्स पार्टी उसकी वजह से भी हार गई। कहीं ना कहीं जो गुंजाइश निकलती है वो ऑप्शन ट्राई किया जाएगा। मुझे राना साहब आपसे जानना है, आज चीमा साहब आज भी ओहदे पर बराजमान है कि फौरी हटाने का हुक्म जारी किया गया है? हाँ, आज हमने खबरें पढ़ी हैं, आज हमने देखा भी जी, आज चीमा साहब हैं। आज चीमा साहब वैसे अच्छे आदमी है, बुरे आदमी नहीं है। इसका मतलब मैं भी अच्छी हूँ, मुझे भी किसी और हाँ बिल्कुल, जन साहब की बात में भी वजन है। ठीक है, आप बहुत अच्छी हैं। शुक्रिया राना साहब, ऐड करने के लिए आपने उसमें एक एडिशन कर दिया। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाजत दें।